ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनना, समझना बात को। ऐसे एक इंक्लाइन है, ठीक है, यहाँ पे कोई एंगल थीटा है। अब बोल क्या रहा है कि वो मैक्सिमम एंगल फाइंड करो, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। बोल क्या रहा है कि वो मैक्सिमम एंगल फाइंड करो जिस पे इस पे रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है, इस पे रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो गिरे नहीं, स्लाइड नहीं करे, रुका हुआ रहे। यही क्वेश्चन बोल रहा है, एक बार पढ़ो क्वेश्चन, यही बोलता है क्वेश्चन, पढ़ो। What can be the maximum angle theta of the incline with the horizontal so that the block does not slip on the plane? तुम लोग को पता है, जिसे पूछेंगे वो बताएगा। इंक्लाइन का वो मैक्सिमम एंगल जिस पे ब्लॉक गिरता नहीं है उसको क्या बोलते हैं बाबू? तुम ही से पूछ रहे हैं, बाबू तो तेरी नाम है ना। क्या पूछ रहे हैं इंक्लाइन का वो मैक्सिमम एंगल जिस पे वो ब्लॉक रखा हुआ जो है वो गिरे ना, उस एंगल को क्या नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? थोड़ा पढ़ो पढ़ो। यहाँ कोई और भी बैठा हुआ है क्या? तो यहाँ बैठ जाओ, हैं? ठीक है, मतलब देख रहे हैं कि खाली आधा बैठल है आधा बाहर निकलल है, तो हमको लगा। बोलो क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ, ठीक है, देख तो ली कम से कम, कोई बात नहीं। तो वो मैक्सिमम एंगल इंक्लाइन का जिस पे ब्लॉक गिरता नहीं है उसको हम लोग एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, है ना। तो यही एंगल फाइंड करने बोल रहा है। फॉर्मूला तो निकाला हुआ है ना जी, क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होता है, म्यू एस दिया हुआ तो म्यू एस होता है, तो म्यू एस वैल्यू दिया हुआ है ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0.4 दिया हुआ है, 0.33 दिया हुआ है। हम लिख थीटा इज इक्वल टू लिख देंगे tan इनवर्स 0.3, हो गया। फॉर्मूला तो निकाला हुआ हम लोग का पहले से। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। ये लड़का ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोला कि अगर हम एंगल धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते जा रहे एक मैक्सिमम एंगल आएगा जहां तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा। अगर इस एंगल से थोड़ा सा भी बढ़ा दिए तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा, ठीक है। तो थीटा वो एंगल है जहां पे, समझना यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लगता है। अगर हम देखें तो हम लोग इस तरह से बता सकते हैं कि इस डायरेक्शन में mg लगता है, इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगता है, इस डायरेक्शन में mg का एक कॉम्पोनेंट mg साइन थीटा लगेगा, mg साइन थीटा लगेगा, इस डायरेक्शन में mg कॉस थीटा लगेगा, है कि नहीं। ये सब हम लोग ये सब करके भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम सीधे ये सब करके फॉर्मूला ऑलरेडी डराइव कर चुके हैं, तो हम सीधे उसी चीज़ को यूज़ कर देंगे, ठीक। अब देखो, अगर अच्छा इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी लगेगा, ठीक है, और वो एक्चुअली में इस सिचुएशन में एफ मैक्स होगा। लेकिन अगर ये एंगल थीटा, अब समझो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन वाला कंडीशन है, अगर इससे एंगल छोटा रहे, क्वेश्चन दो पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि अगर एंगल थीटा का आधा रहे यानी θ/2 रहे, वो तो मैक्सिमम फ्रिक्शन वाला कंडीशन नहीं रहेगा, वो तो एक जनरल कंडीशन रहेगा। तो जनरल कंडीशन पे जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, हम ये बात जानते हैं ना। तो मतलब अगर ये जो मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये सपोज करो θ/2 अगर है, ये θ/2 अगर है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस तरह से सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो समझना इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही नीचे की तरफ mg, इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा, θ/2 है तो mg साइन θ/2 होगा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल होगा, इस डायरेक्शन में mg cos θ/2 होगा, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा। तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन से नीचे का कंडीशन है, तो इस समय में फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के mg साइन θ/2। तो जो बी पार्ट है मेरा, बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो mg साइन θ/2 होगा। बस सीधा सा कहानी है, ठीक है।
समझ रही हो? बोलता है ये एक टेबल है, बहुत ध्यान से देखना जी, ये एक टेबल है, इस पे एक बड़ा ब्लॉक रखा हुआ है, ये कोई बड़ा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कैपिटल M है, और इसके ऊपर में एक छोटा सा ब्लॉक रखा गया है जिसका मास स्मॉल m है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने का प्रयास करना, थोड़ा ध्यान देना। हम लोग को हमेशा ये लगता है ना कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकता है। डेफिनेशन में भी हम लोग ऐसे ही देखे हैं, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो एक्चुअल मोशन या इम्पेंडिंग मोशन को रोकता है। लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन आता है जब फ्रिक्शन किसी ऑब्जेक्ट को चलाता भी है, चलाने में हेल्प करता है फ्रिक्शन किसी ऑब्जेक्ट को। हम लोग यही चीज़ इस एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। सपोज करो, सपोज क्या करना, ये एक बुक है, हम बोलने जा रहे थे सपोज करो ये एक बुक है, तो बुक तो है ही, सपोज क्या करना, तो ये एक बुक है, इसके ऊपर में एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, अगर मान लो, हम क्वेश्चन अभी समझाएंगे डिटेल से, एग्जैक्टली यही चीज़ हो रहा है क्वेश्चन में। अगर हम इस बुक को, बहुत ध्यान से देखना, अगर हम इस बुक पे फोर्स लगा रहे हैं, मात्र इस बुक पे फोर्स लगाया जा रहा है, इस बुक पे फोर्स लगा रहे हैं, बुक को आगे की तरफ ले जा रहे हैं, बुक के साथ ये जो इसके ऊपर रखा हुआ डस्टर है वो भी आगे बढ़ रहा है। क्या हम डस्टर पे फोर्स लगा रहे हैं लेकिन फिर भी डस्टर आगे बढ़ रहा है? हम अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर ये बुक एकदम प्लेन रहता, एकदम फ्रिक्शनलेस रहता, जरा सा भी फ्रिक्शन नहीं रहता, तो हम अगर इस बुक को आगे की तरफ ले जाते हैं ना, तो अगर मान लो ये भी एकदम प्लेन रहता, एकदम स्मूथ, और ये भी एकदम स्मूथ रहता, तो बुक आगे चल जाता, ये यहीं का यहीं रह जाता, है ना? समझना अब होता क्या है इसमें, अगर हम बुक को इधर खींचते हैं तो बुक क्या करता है, ये जो डस्टर है, अगर हम बुक को इस साइड ले जाते हैं तो बुक डस्टर पे इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। बुक में अगर फ्रिक्शन होगा, बहुत ध्यान से इसको समझना, बुक में और इस डस्टर का जो भी है, अगर बुक के सरफेस में फ्रिक्शन होगा तभी ये डस्टर बुक के साथ आगे बढ़ पाएगा। अगर बुक में फ्रिक्शन नहीं रहा, बुक के सरफेस में फ्रिक्शन नहीं रहा, तो ये डस्टर बुक के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, बुक आगे बढ़ जाएगा, डस्टर यहीं का यहीं रह जाएगा। ये बात समझना, ठीक है? अब देखो इसमें क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है कि अगर हम एक छोटा फोर्स लगा के इस बुक को आगे की तरफ ले जाएं तो डस्टर भी इसके साथ जाता है। मान लो थोड़ा सा और फोर्स ज़्यादा लगा दिए तो भी डस्टर बुक के साथ आगे जा रहा है। लेकिन एक ऐसा फोर्स रहेगा जिसको अगर हम लगा देंगे तो बुक आगे चला जाएगा और डस्टर यहीं का यहीं रह जाएगा, है ना? तो वो मैक्सिमम फोर्स तुमको फाइंड करना है जो हम इस बुक पे लगाएं तो डस्टर बुक के साथ ही रहे और साथ साथ ही आगे बढ़े। वो मैक्सिमम फोर्स निकालना है तुमको। बात समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? ठीक है, जय सरस्वती माता। अरे सब कुछ, डस्टर, पेन, ठीक है। क्या बोलो, कुछ बोल रहा है नाक दाब के? ठीक, तो समझना यहाँ यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम अगर इस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं F अमाउंट का, बहुत ध्यान से सुनना, हम थोड़ा क्लियर करते हैं इसको और एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। ये जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट है M, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है अगर देखा जाए तो? तुम बताओ। mg किधर? अच्छा, नीचे mg लग रहा है, इसको मिटा देते हैं ना। इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा है, इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा है। बहुत अच्छा। और छोटे वाले पे तो और कोई दूसरा तीसरा कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है, लेकिन बोलो कौन सा? ठीक बोली। देखो अगर ये बड़ा वाला ब्लॉक का सरफेस रफ है, अगर ये सरफेस रफ है बड़े वाले ब्लॉक का जिसके ऊपर ये चलेगा या जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, अगर इसका सरफेस रफ है तो डेफिनेटली ये इस पे फ्रिक्शन लगाएगा ही लगाएगा। और फ्रिक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल लगता है, यानी अगर ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे इस पे फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल लगेगा, या तो फ्रिक्शन इधर लगेगा या इधर लगेगा, यही बात होगा, लेकिन लगेगा हॉरिजॉन्टल। अब थोड़ा समझना, ये जाएगा किधर? अगर मान लो इस पे इधर फोर्स लग रहा है तो ये जा किधर रहा है? इधर ही जाएगा। और इस पे लगने वाला एकमात्र हॉरिजॉन्टल फोर्स फ्रिक्शन है।
और कोई फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है। तुम पूरा दिमाग घुमा लो तो तुम देखोगे इस पे नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स फ्रिक्शन लगेगा। किधर फ्रिक्शन लगेगा इसमें तुम कंफ्यूज रहोगे कि किधर फ्रिक्शन लगेगा, हम नहीं क्लियरली बता पा रहे हैं अभी। तो क्या फ्रिक्शन के अलावा और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे लग रहा हुआ दिख रहा है? कोई नहीं। तो ये अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, थोड़ा लॉजिक सुनना ध्यान से, अगर ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या राइट साइड जा रहा है और इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एकमात्र फोर्स फ्रिक्शन ही लग रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन राइट साइड ही लग रहा होगा, है ना, क्योंकि एकमात्र वही फोर्स है, वही इसको राइट साइड ले जा सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो राइट साइड लगता है। बात समझ में आ रहा है? और यही फ्रिक्शन फोर्स इसके साथ इसको बांधे हुए रखता है। अगर इन दोनों का सरफेस एकदम प्लेन रहता ना, एकदम स्लिपरी रहता, तो ये आगे बढ़ जाता, ये नीचे गिर जाता, है ना। तो हम लोग अभी जैसे दिखा चुके हैं कि जब तक ये इसके साथ अगर लगा हुआ है, साथ साथ चल रहा है, तो हमको अगर ये मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो उस समय इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो F max होता है। जैसे समझो क्या होता है, हम बताते हैं। अगर हम यहाँ पे छोटा फोर्स से इसको इधर खींचते हैं तो ये इस पे छोटा सा फ्रिक्शन लगाता है और इसको अपने साथ में बनाए हुए रखता है। अगर हम इस फोर्स को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो ये इस पे थोड़ा सा और फोर्स बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि इसको अपने साथ चलाना होता है। तो इसीलिए अगर ये स्पीडली, मतलब और स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो ये इसको भी तो और स्पीड से आगे बढ़ाएगा ताकि मेरे साथ साथ चले। तो इसीलिए ये इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स को थोड़ा और बढ़ा देता है। मान लो इस पे लगने वाला फोर्स को थोड़ा और बढ़ा दे तो ये इस पे लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को थोड़ा और बढ़ा देता है। लेकिन होगा क्या कि ये इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है ये बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम लेवल तक ही तो जा पाएगा। तो एक ऐसा लेवल आ जाएगा जब हम एक ऐसा फोर्स लगाएंगे कि ये इस पे इससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा पाएगा, तो ये आगे बढ़ जाएगा, ये पीछे ही रह जाएगा, है ना। तो उस सिचुएशन पे यहाँ पे उसके जस्ट पहले वाले सिचुएशन पे F max लग रहा होगा। तो ये सारा सिचुएशन क्लियर हो गया। अब हमको क्या ये F निकालना है, ठीक है। अब समझना थोड़ा सा बात, हम क्या कैलकुलेट करते हैं। देखो छोटा वाला ब्लॉक को अगर हम देखें, क्योंकि हम छोटे वाले ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, है ना। तो छोटे वाले ब्लॉक को देखें तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg है, ठीक है, ध्यान देना, नॉर्मल इज इक्वल टू mg है। अब देखो थोड़ा ध्यान से, जो फ्रिक्शनल मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है, हमको लगा ना कि फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है इसलिए हम निकाल दिए। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो μs इंटू नॉर्मल होता है, ये बात तो हम लोग जानते हैं। और μs कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, बस ओ ऐसे ही फॉर्म में दिया हुआ ना, तो μs और नॉर्मल हो जाएगा mg। तो ये मेरा हो गया F max, F max निकल गया, ठीक है। अब हमको ये F निकालना है, ध्यान देना। तो हम क्या करते हैं, अच्छा अब इस ऑब्जेक्ट, अगर हम इस छोटे से ऑब्जेक्ट के मोशन को कंसिडर करते हैं तो इस छोटे से ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? ये इस छोटे से ऑब्जेक्ट का मास है m, और अगर ये दोनों साथ में इधर जा रहा है तो इसका भी एक्सेलरेशन a है, इसका भी एक्सेलरेशन a है। इन दोनों को मिला के सिस्टम मानेंगे तो इस सिस्टम का भी एक्सेलरेशन a ही होगा। तो इस छोटे ऑब्जेक्ट को अगर हम देख रहे हैं तो इसका इधर एक्सेलरेशन है a। तो अगर हम यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएं तो हम लिखेंगे इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो इसका मास और एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये हम निकाल चुके हैं, μs mg इज इक्वल टू ma, कट जाएगा तो a इज इक्वल टू μs g हो जाएगा, ठीक है। अब हमको अगर ये वाला निकालना है, हम इस पूरे को मिला के एक सिस्टम मान लेंगे। अगर हम, ये मेरा टेबल हो गया, टेबल को फ्रिक्शनलेस बोला है, इस पूरे को मिला के सिस्टम मानेंगे तो m प्लस m होगा। इस पे इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, हमको ये फाइंड करना है। और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है? वही a जो हम निकाले हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मास हो गया और एक्सेलरेशन हम लोग निकाल चुके हैं μsg, ये आंसर हो गया, ठीक है। एक्चुअली हमको ये फाइंड करना है कि ये मैक्सिमम हम कितना रख सकते हैं। तो ये चीज़ हम निकालें, पहले इसको सिस्टम आने, देखो फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं।
इसको एक फंक्शन, इसको एक सिस्टम माने, इसको सिस्टम मान के हम क्या किए, एक्सेलरेशन निकाले। सबसे पहले तो एफ मैक्स निकाल लिए, क्योंकि एफ मैक्स का फॉर्मूला हमको पता है, अगर म्यू एस दिया हुआ, म्यू एस नॉर्मल, ये हो गया एफ मैक्स। एफ मैक्स निकाले तो इसको, अगर हम इसको सिस्टम मानते हैं तो इसको सिस्टम मान के हम एक्सेलरेशन निकालनी है। इस पे इधर लगने वाला एकमात्र फोर्स एफ मैक्स है, तो एफ मैक्स इज इक्वल टू एम ए, यहाँ से ए निकालनी है। अब फिर इस पूरे को एक सिस्टम मान के हम यहाँ से फोर्स निकालनी है, मास इंटू एक्सेलरेशन करके, यही है बस। ठीक है, बता दे जी। बोलो। सर यही वाला लॉजिक से हम 2-3 क्वेश्चन बना रहे हैं। नहीं तो तुम्हारा लॉजिक देखो, कई बार क्या होता है ना, गलती से भी आंसर आ जाता है, कई बार ऐसा होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट कम से कम क्लियर होना चाहिए। तुम दिखाना हमको वो सारा क्वेश्चंस दिखाना, ठीक है। इम्पॉसिबल कैसे बनेगा। मेरा एक दोस्त था, बता चुके हैं क्या, मान लो किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन में आंसर है 25 और उसका गलती से 20 आ गया है, हाँ 20 + 5 करके 25 कर देता, खुश मेरा आंसर आ गया, और हम माथा पटकते रह जाते थे कैसे आंसर आ गया। हाँ चलो ध्यान दो, एक लास्ट टॉपिक बच गया है, ठीक है, छोटा सा चीज़ है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करो वो किसी भी सरफेस के ऊपर में रखा हुआ है, जैसे कोई टेबल है या कुछ भी इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम इस पे एक छोटा सा फोर्स लगाना शुरू करते हैं, अप्लाइड फोर्स इसको बोलते हैं, मान लो एक छोटा सा फोर्स लगाएंगे, एकदम छोटा सा, ये मूव नहीं करता है। हम जानते हैं ये क्यों मूव नहीं करता है, क्योंकि इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स इसके बराबर अमाउंट का लग रहा होता है, जो अप्लाइड फोर्स को कैंसिल कर रहा होता है, इसलिए ये मूव नहीं करता है। तो धीरे धीरे अगर हम इस अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाएं तो धीरे धीरे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा। मतलब हम ये जानते हैं कि अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर रहता है, या फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर रहता है। क्या है उधर देख रहे हो तुम लोग, मेरा भी ध्यान भटक रहा है। तो ध्यान से सुनना, इससे हम ये बात बता सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता है। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा बोल सकते हैं हम, है ना। अब देखो धीरे धीरे एक ऐसा सिचुएशन आता है, जब एक ऐसा सिचुएशन आता है उस समय में मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एफ मैक्स हो जाता है, और उसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि म्यू एस इंटू नॉर्मल होता है। यहाँ तक फ्रिक्शनल फोर्स हुआ। अब अगर आप इस सिचुएशन, यहाँ जब हम इस सिचुएशन पे पहुँच गए कि अब बढ़ा रहे हैं बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एफ मैक्स पहुँच गया। अब आप यहाँ से थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाइएगा, ऑब्जेक्ट चलने लगता है, और जब उस समय ऑब्जेक्ट चलने लगता है तो उस समय जो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, और वो म्यू के एन होता है। यही सब हम लोग देखें। एक और इम्पॉर्टेंट बात हम लोग देखें कि म्यू एस जो होता है, नोट्स में कहीं लिखवाए हैं कि म्यू एस जो होता है वो म्यू के से थोड़ा सा बड़ा होता है ना, म्यू के से थोड़ा बड़ा होता है। यानी ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। सॉरी। अब थोड़ा ध्यान देना, हम क्या कर रहे हैं, हम अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान देना। तो ध्यान से सुनो, हम करने क्या जा रहे हैं, हम अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ये ग्राफ थोड़ा देखो, हम इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स को प्लॉट कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना कि जैसे जैसे हम, तुम देख रहा ना इधर बार बार, तुम, मेरा ध्यान तुम्हारे आंख पे जा रहा है कि क्या देख रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात, देखो। तो देखना हम लोग क्या देखे हैं
कि अप्लाइड फोर्स जैसे जैसे बढ़ता है फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता है। इसका मतलब अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम अगर अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्शनल फोर्स, तो हम ग्राफ ऐसा बना सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर एक चीज़ दूसरे चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। धीरे धीरे एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है, ध्यान देना, एक ऐसा सिचुएशन आता है कि जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, ठीक है। धीरे धीरे ये एकदम मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, ये यहाँ पे एकदम मैक्स वैल्यू हो जाएगा। इस जगह पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मैक्स हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू जब आ गया फ्रिक्शनल फोर्स का, उसके बाद अगर हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते हैं, जैसे ये मेरा वो अप्लाइड फोर्स है जहां पे मेरा फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम पे आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम पे आ गया है। अब यहां से अगर हम थोड़ा सा भी बढ़ा दिए अप्लाइड फोर्स को तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक हो जाएगा। और हम लोग ये जानते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उससे थोड़ा छोटा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है म्यू एस एन होता है और ये म्यू के एन होता है, म्यू एस म्यू के से बड़ा होता है, तो म्यू एस एन म्यू के एन से बड़ा ही होगा। तो जैसे काइनेटिक में आता है ना, ये थोड़ा नीचे आ जाता है, ठीक है। अब देखो, जब ऑब्जेक्ट चलने लग रहा होता है तब काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है। काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ता घटता नहीं है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एन होता है। नॉर्मल जो है, थैंक यू, नॉर्मल जो है वो हमेशा mg रहेगा। ऑब्जेक्ट चले रुके कहीं जाए, नॉर्मल हमेशा mg होगा। तो और म्यू के तो कांस्टेंट होता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है। तो उसके बाद तुम कितनों अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओ, अगर ये ऑब्जेक्ट एक बार चलना शुरू कर दिया उसके बाद तुम अप्लाइड फोर्स बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एन ही होगा। तुम कितनों बढ़ा दो ये तुम्हारा म्यू के एन ही होगा। हर जगह कितनों फोर्स बढ़ा रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एन ही होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये रिलेशन होता है अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में। तो ये एक रिलेशन है ना, रिलेशन बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन। ड्रॉ कर लो। ऐसे बोल रहा है कि हाँ बन जाना चाहिए, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है। ऐसे एक इंक्लाइन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ यानी इस डायरेक्शन में g/4 एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रहा है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मास m दिया हुआ है और ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तुमको फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। तो इसका अगर सभी फोर्सेस को हम देखें, नीचे इधर mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा, इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा लगेगा, साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 30 यानी mg/2 हो जाएगा। इस डायरेक्शन में mg cos 30 यानी mg cos 30 √3/2 होता है। इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है g/4 से। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो नॉर्मल फोर्स जो होगा वो mg √3/2 होगा, अगर ऊपर नीचे ऐसे कंपेयर करें। और ये समझो इस डायरेक्शन में g/4 एक्सेलरेशन से अगर ढल रहा है, इस पे दो फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में mg/2 और इस डायरेक्शन में f, है ना। और तो होगा क्या, तो ये अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है तो नेट फोर्स इधर होगा नीचे की तरफ, तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा। न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे कि नेट फोर्स जो होगा वो mg/2 माइनस फ्रिक्शन फोर्स होगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू a, और यहाँ पे a दे दिया है g/4 है। समझ रहा बात को? तो ये फ्रिक्शन हम राइट साइड ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो mg/2 माइनस mg/4 इज इक्वल टू f, और ये क्या हो जाएगा जी, mg/4 रह जाएगा इज इक्वल टू f। और f हम लोग जानते हैं कि म्यू के इंटू नॉर्मल होता है,
mg/4 इज इक्वल टू म्यू के इंटू नॉर्मल, नॉर्मल का वैल्यू निकाला हुआ है, mg/4 इज इक्वल टू म्यू के, नॉर्मल का वैल्यू mg√3/2, mg ख़त्म करो, 2 2 जा 4 करो, ठीक है। और म्यू के अगर ये क्या हो गया 1/2 इज इक्वल टू √3 म्यू के निकालेंगे तो 1/2 √3 आ गया आंसर।